हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12th क्लास सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। सो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग समझना चाहें तो एक्चुअल में होता क्या है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी पहले हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो स्टडी की है, कितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी की, 4। सबसे पहली वाली कौन सी थी हमारी, सबसे पहली थी हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सबके हम लोग वन बाय वन फॉर्मूला नोट करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये थी हमारी फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड की हम लोग अगर बात करें तो सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर्मूला क्या था, Kb मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अब थर्ड प्रॉपर्टी जो थी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, थर्ड थी हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्मूला Kf मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, फोर्थ प्रॉपर्टी जो थी, फोर्थ थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोट करते हैं हम लोग पाई से, इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय गैस कांस्टेंट R मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो ये चार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने अब तक डिस्कस की। इसी के बेसिस पे हम लोग इन चारों में कैलकुलेशन करते थे। अब देखिए, इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में मेन जो कैलकुलेशन थी, मेन जो एप्लीकेशन था वो क्या था हमारा, टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मींस चाहे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग करें, चाहे आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग करें, चाहे आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग। जनरली हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने को मिलता था, फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए, इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से हम लोग मॉलिक्यूलर मास को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने एक कंटेनर में एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। इस सॉल्यूशन में हम लोगों ने कोई सॉल्यूट ऐड किया किसी सॉल्वेंट में और अपना एक सॉल्यूशन क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। अब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हम लोग पहले से क्लियर है कि सॉल्वेंट हमारा कौन सा है। चलिए हम लोग एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं। सॉल्वेंट हमारा, सॉल्यूट हमारा क्या है, सॉल्यूट हमारा NaCl है। तो NaCl के हम लोग मोलर मास फाइंड आउट करते हैं। NaCl का मोलर मास चाहे कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से करें। नॉर्मली जब NaCl का मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 23 होता है आपका सोडियम के लिए, 35.5 होता है क्लोरीन के लिए। टोटल कितना होता है आपका, टोटल होता है आपका 58.5। ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो आपने मॉलिक्यूल के जो भी एटम है उनके एटॉमिक मास को कंबाइन किया, ऐड किया और मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अगर हम लोग इस सॉल्यूट के लिए इन चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से किसी को भी यूज करके मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 58.5 से क्या आए, या तो हाइयर आए या 58.5 से क्या आए, लोअर आए, तब उस कंडीशन को बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। मींस सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूलर मास एक्चुअल में है, नॉर्मली जो सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है वो मास कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा नहीं आ रहा। मींस
एक्सपेरिमेंटली मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफर हो रहा है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से, इसे बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब बात आती है कि ये जो डिफरेंस आता है ये एक्चुअल में आता क्यों है। तो सबसे पहले सिंपली समझिए, ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होल्ड होती हैं अच्छे से, वो होती हैं आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए। अब हम लोग अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट की जगह पे कोई और इलेक्ट्रोलाइट यूज करें, मींस अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन पढ़ रहे हैं हम लोग किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन। सो अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट या सिंपली बोले तो सॉल्यूट हमारा क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएट होने पे इसका मॉलिक्यूलर मास क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास पहले के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। मींस सिंपली समझते हैं, अगर हमारे पास में यहाँ पे NaCl है, NaCl को हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, ये ब्रेक हो गया आपका Na++ Cl नेगेटिव में, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो कितना होगा 58.5, क्योंकि हम लोगों ने नॉर्मली चेक कर लिया। लेकिन अब वो सब्सटेंस जब आप इसमें मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, पहले के रेस्पेक्ट में लेस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं हम लोग एसोसिएशन। सो एसोसिएशन के लिए हम लोग एक एग्जांपल यूज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने पास में क्या, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, C6H5COOH। ठीक, ये क्या हुआ, इसका हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब नॉर्मली आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो आपका कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाता है, सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएट हो जाता है, मींस इसके टू मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। अब बेंजोइक एसिड का अगर नॉर्मली मास चेक करेंगे तो नॉर्मली मास आपका जो है वो अलग आएगा, लेकिन अगर बाय एक्सपेरिमेंटली आप चेक करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब बात आती है कि हम लोग ये कैसे पता करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट होगा या डिसोसिएट होगा, और अगर एसोसिएट और डिसोसिएट होने वाला है तो एसोसिएट और डिसोसिएट का एक्सटेंट कितना होगा, मींस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो उसके लिए हम लोगों को पढ़ना होता है वेंट ऑफ फैक्टर, जो कि हमें ये भी बताता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, या इसके अलावा उसका एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का एक्सटेंट कितना होगा। आइए नेक्स्ट क्लियर करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ फैक्टर जो हम लोगों को दिया वो वेंट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने एक इंट्रोड्यूस किया, और एक्चुअल में ये होता क्या है, ये होता है रेशियो बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और रेशियो बिटवीन मॉलिक्यूलर मास। हम लोग दोनों ही तरीके से क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट क्लियर करते हैं मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग। सो द रेशियो बिटवीन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास and observed molar mass, observed molar mass मीन्स अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, वेंट ऑफ फैक्टर को डिनोट किया जाता है I से। सो I इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास कौन सा, जो कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास कौन सा, जो कि हम लोगों को प्रैक्टिकली मिलता है या जिसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं थ्रू आउट द फॉर्मूला, ऑब्जर्व मोलर मास। क्लियर। अब अगर हम लोग दूसरी डेफिनेशन की बात करें, मींस रेशियो किसके मिड में, रेशियो की बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मिड में, तो द रेशियो बिटवीन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी and
नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर्मूला वाइज बात करें, सेम पैटर्न में हम लोग फॉर्मूला भी डिनोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, आई इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहां से हम लोग चेक करते हैं कि आई के अकॉर्डिंग हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है वो आपका एसोसिएट हुआ है या पर्टिकुलर सॉल्यूट जो है वो आपका डिसोसिएट हुआ है। तो आई के हम लोगों के पास में यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यू होंगी, तीनों वैल्यू को चेक करिए। मीन्स सबसे पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी किसके लिए, आई फॉर आई ग्रेटर देन 1। अब इस चीज को चेक करिए, आई जो है वो 1 से ग्रेटर कब होगा, तो इस प्रॉपर्टी को चेक करिए। देखिए अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट हुआ है, अगर सॉल्यूट एसोसिएट हुआ है तो उसका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो है वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारी 1 से लेस आएगी। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हुआ है, मीन्स हमारे पास में NaCl है, NaCl हमारा डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद में उसका मॉलिक्यूलर मास पहले के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास पहले के रेस्पेक्ट में आएगा आपका लेस। तो आई की वैल्यू कैसी आएगी, 58.5 डिवाइडेड बाई 58.5 से कुछ ना कुछ लेस। तो आई की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ग्रेटर देन 1। मीन्स आई ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये होगा आपका एसोसिएशन के लिए। क्लियर है, एसोसिएशन। दूसरा पॉइंट क्लियर करते हैं, आई इज लेस देन 1 मीन्स जो आपका ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है वो पहले के रेस्पेक्ट में क्या आया है, हायर आया है। तो ये किसके लिए होगा, ये होगा हमारा डिसोसिएशन के लिए। क्लियर है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट नोट करते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू 1 मीन्स ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास जो है वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के इक्वल है। इसका मतलब हमारा सॉल्यूट जो है वो न तो एसोसिएट हुआ है न ही सॉल्यूट हमारा डिसोसिएट हुआ है। मीन्स नॉट एसोसिएट नॉट डिसोसिएट। क्लियर है। अब इन तीनों पॉइंटों को थोड़ा सा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि 12th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में जनरली यहां से क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन जनरली पिक कर लिया जाता है। या तो आपके लिए आई की वैल्यू दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा सॉल्यूशन की, सॉल्यूट जो है उसकी नेचर क्या है, मींस सॉल्यूट एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है, या आपसे बोला जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूट इज एसोसिएट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। तो हम लोग शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इस पॉइंट को क्लियर करके रखिएगा। अब बात आती है कि यहां से तो हमें नेचर पता चली सॉल्यूट की, मींस सॉल्यूट जो है वो हमारा एसोसिएट होने वाला है या डिसोसिएट होने वाला है। अब बात आती है एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन दोनों को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका किससे, रिप्रेजेंट किया जाता है आपका अल्फा से। ठीक है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डेफिनेशन वाइज हम लोग बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन होती है हमारी द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल that undergo dissociation। ठीक। अब बात आती है कि हम लोग इसका फॉर्मूला क्या नोट करेंगे। सो फॉर्मूला वाइज हम लोग बात करें तो हम लोग लिखेंगे अल्फा, अल्फा मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर है।
टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम लोगों के लिए मेन टास्क आता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एंड वांट ऑफ फैक्टर है, उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है। तो उस रिलेशन को क्लियर करते हैं हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू। सो हम लोग के पास में एक कोई सॉल्यूट है, सॉल्यूट ए। इस सॉल्यूट को हम लोगों ने सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में मिक्स करके अपने लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और प्रिपेयर करने पर इसने हमें क्या प्रोवाइड किए, इसने हमें प्रोवाइड किए आयंस। कितने? n। क्लियर? n नंबर ऑफ आयंस इसने हमें प्रोवाइड किए। स्टार्टिंग में जो इसके मोल लेके चल रहे हम लोग, कितने लेके चल रहे हैं? 1। अभी सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर हुआ तो इसके कोई मोल्स नहीं। जब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि ए का अल्फा अमाउंट जो है, अल्फा जो है वो ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट बचा वो बचा कितना? वो बचा आपका 1 माइनस अल्फा। क्लियर? अब जब अल्फा अमाउंट आपका यहां से डिसोसिएट हो गया तो इधर नंबर ऑफ पार्टिकल जो बने वो कितने बने? वो बने आपके n अल्फा। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो टोटल नंबर्स हमारे पास यहाँ पे कितने आ गए? टोटल आए हमारे पास में 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। क्लियर है? अब देखिए, अब कैलकुलेट करिए आप अपने लिए वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं? वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी है? ये हमारी इसके ऊपर डिपेंड होगी। तो 1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा आपका? n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा एंड डिवाइडेड में हम लोग क्या रखेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स 1, तो 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से आपके पास में क्या आएगा? ये आएगा आपके पास में n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फा इक्वल टू i माइनस 1। ठीक, अब यहां से कैलकुलेट करना है हम लोगों को अल्फा। तो अल्फा हमारा क्या आएगा? अल्फा आएगा हमारा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। क्लियर है? अब ये आपके लिए आया लास्ट फाइनली फॉर्मूला, जिसे आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली अपने न्यूमेरिकल के लिए, जहां पर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है, एन क्या है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ आयंस हमें प्रोवाइड कर रहा है कोई भी सॉल्यूट ब्रेक होने के बाद में। मीन्स सपोज कीजिए हमारे पास में NaCl है, तो NaCl ब्रेक होकर हमें कितने आयंस प्रोवाइड करता है? NaCl प्रोवाइड करता है हमें Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। सो n की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होगी? n के लिए होगी आपकी 2। अगर हम लोगों के पास में ये AlOH होल थ्राइज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड किस तरीके से ब्रेक होता है? ये ब्रेक होता है आपका Al3 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो यहां से आपको नंबर ऑफ आयंस कितने मिले? यहां से आपको नंबर ऑफ आयंस जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 1 आयन मिलेगा आपको Al3 पॉजिटिव और 3 मिलेंगे OH नेगेटिव। मींस n की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आएगी? 4 आएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसे भी किससे डिनोट करेंगे? इसे भी डिनोट करेंगे हम लोग अल्फा से। डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिनोटेड बाय आल्सो अल्फा। क्लियर? अब डेफिनेशन वाइज बात करें, डेफिनेशन क्या बनाएंगे? तो द फ्रैक्शन ऑफ अ सबस्टेंस that undergo association। बिल्कुल आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की तरह डेफिनेशन है। फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट अंडरगो एसोसिएशन, आप उससे क्या बोल दोगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एंड फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस दैट अंडरगो डिसोसिएशन, उसे क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हम लोग बात करें फॉर्मूला की तो अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल।
क्लियर। अब बात आती है वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन, आपस में क्या रिलेशन है, आइए क्लियर करते हैं। सो हमारे पास में कोई सॉल्यूट है ए, और ये सॉल्यूट जो है ये सॉल्यूशन में जाने के बाद में इसके मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो रहे हैं, और एसोसिएट होके हमारे न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने इसके एन यूज कर रहे हैं, तो इसके एन जो है वो आपके क्या हो रहे हैं, एन मॉलिक्यूल आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। इसका हम लोगों ने यूज किया 1 मोल। 1 मोल जब आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्रिपेयर करने के टाइम पे स्टार्टिंग में इसका 1 मोल जो है वो अभी तो एसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ, आपने जैसे सॉल्यूशन में ऐड किया, सॉल्वेंट में ऐड किया, ऐड करने के बाद में इसके अल्फा मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो गए, तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बचे कितने, वो बचे आपके पास में 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। अब बात आती है इधर आपके मॉलिक्यूल मोल्स कितने बने होंगे, तो इधर मोल्स बनेंगे हमारे कितने, अल्फा अपॉन एन। क्लियर है। डिसोसिएशन के लिए हम लोगों ने क्या किया था, एन मल्टीप्लाई बाय अल्फा, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं आपके डिक्रीज। अब नेक्स्ट करिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको कितने मिले, तो टोटल मॉलिक्यूल टोटल मोल्स जो आपको मिले वो मिले आपको 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। मीन्स इसे हम लोग सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करके लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा। क्लियर है। अब चलिए वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय अल्फा डिवाइडेड बाय 1। क्लियर है। अब यहां से जब हम लोग अल्फा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इक्वल टू आपका क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू आएगा आपका आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। अब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया, आपने वांट ऑफ फैक्टर भी कैलकुलेट कर लिया, अब बात आती है कि जब कोई सॉल्यूट आपके पास इस टाइप का है कि जो कि एसोसिएट हो रहा है एंड डिसोसिएट हो रहा है, तो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। तो वेन डॉक ने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मॉडर्न फॉर्म बनाई, उन मॉडर्न फॉर्म को हम लोग नोट करते हैं जो कि प्रैक्टिकली हमारे लिए काम आने वाले। आइए लास्ट डिस्कस करते हैं हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे लिए जो जरूरी है वो किस लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी इस टाइप का सॉल्यूट यूज कर रहे हैं जो कि आपका एसोसिएट और डिसोसिएट हो रहा है, देन हमारा न्यूमेरिकल जो है वो गलत हो जाता है। मींस हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू जो है वो आपस में मैच नहीं करती मॉलिक्यूलर मास की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्लियर कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है हमारा क्या होता है, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब जब हम लोग बात करें कि मॉडिफाइड फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो मॉडिफाइड फॉर्म जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। ये हमारी फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म आई किसके टर्म में, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। सेकंड की बात करें, सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा Kb मल्टीप्लाई बाय m। ठीक। अब अगर हम लोगों को इसकी मॉडिफाइड फॉर्म बनानी है तो वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी I मल्टीप्लाई बाय Kb मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी, m स्मॉल m फॉर मोलैलिटी। क्लियर है। अब डिस्कस करते हैं हम लोग थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारा क्या होता है, Kf मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मॉडल फॉर्म क्या बनाएंगे, ये बनेगी हमारी डेल्टा TF इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय Kf मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। क्लियर है। और लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या होता है, पाई इक्वल टू N R T अपॉन
वॉल्यूम। ठीक, मॉडिफाइड फॉर्म बनाइए, पाई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। अब ये आई हमारी चारों की चारों मॉडिफाइड फॉर्म, ये हमारी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए, ये हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, और ये हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।